कैलकुलेट भाई, हर फेलियर अपने आप में कैलकुलेशन होती है कि आपकी कमी कहाँ पड़ रही है। आप उन एरिया को पहचानोगे कि यहाँ पे हमारी कमियां हैं। और आपके सिलेबस में भी 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है। आपके सिलेबस में है 1857 की क्रांति के बारे में। उसमें असफलता तो बताई जाती है, 1857 की क्रांति असफल होती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? वहां पर क्षेत्रीय कारण होते हैं। कौन से कारण होते हैं? 1857 की क्रांति जो राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए थी, परंतु जो राष्ट्रीय स्तर पे ना होकर वह क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित हो गई। कहाँ तक सीमित हो गई? अब ये मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय स्तर होता क्या है? आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? झांसी की रानी का नाम सुना है ना आपने? ऐसे बिहार में कुंवर सिंह थे, ठीक है, और मराठों में पेशावर थे, है ना। तो इनका क्या क्या मसला था? आपने कभी सुना है कि झांसी की रानी जो है किस लिए लड़ रही थी? अपने राज्य बचाने के लिए। अपने राज्य बचाने के लिए। आप बताइए। कोई अपने पोते के लिए कोई इसी लड़ रही थी, वो याद नहीं आ रहा। सही कह रहे हो, थोड़ा पहुंच रहे बोलो। अपनी संपत्ति के लिए। अपनी संपत्ति के लिए, अपने लिए मतलब पर्सनल इश्यूज था। क्या वो ये सोच रही थी कि मुझे देश में से अंग्रेजों को भगाना है? देखो क्या था, उन्होंने दत्तक पुत्र वो होता है डलहौजी, एक वो थे गवर्नर जनरल भारत के अंदर। उन्होंने वो एक डलहौजी थे, उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे भारत के अंदर कि जिस माँ बाप के बच्चे होंगे, लड़का होगा, वही असली दावेदार होगा संपत्ति का। झांसी की रानी का कोई लड़का नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उनके हस्बैंड का कोई भाई होता है कि प्रॉपर्टी पे उनका राइट्स होगा। तो झांसी की रानी जो है दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा अपनाती हैं, ठीक है। और लैप्स पॉलिसी क्या होती है? डलहौजी के द्वारा एक लैप्स पॉलिसी लाई जाती है। कौन सी पॉलिसी? लैप्स पॉलिसी लाई जाती है। उस लैप्स पॉलिसी में साफ बताया गया है कि दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। संपत्ति उसी के नाम होगी, राजपाट उसी के नाम होगा जिस खानदान से उसका वारिस होगा, परंतु वो वारिस कोई गोद लिया हुआ बच्चा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? परंतु झांसी की रानी ने तो गोद ले रखा था। झांसी की रानी का असली इशू था कि उनका जो राजपाट है वो उनके हाथ से ना जाए, और इसलिए वो किसके खिलाफ लड़ रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। उसी प्रकार कुंवर सिंह, बिहार के अंदर राजा कुंवर सिंह जो थे वो भी लड़ रहे थे। वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह बिहार के अंदर वो अपनी किसके लिए लड़ रहे थे? अपनी शासन सत्ता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए लड़ रहे थे। यानी वो बिहार से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। उसी प्रकार नाना पेशावर जो थे महाराष्ट्र के अंदर, जो मराठा थे, उनको पेंशन के लिए लड़ना पड़ा। किसके लिए लड़ना पड़ा बेटा? पेंशन नहीं मिल रही थी बेटा, पेंशन। ये अपने अपने निजी हित के लिए लड़ रहे थे। क्या इन्होंने सोचा कि हमें देश में से अंग्रेजों को भगाना है? ये एक असली मुद्दा है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति में ये चीज नोटिस की गई कि हम भारत के अंदर जो क्रांति की गई है ना, जो बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी, वो असफल क्यों होती है? क्योंकि सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। परेशानी समझ में आ रही है आपको? पहली क्या? अपने क्षेत्रीय मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल इशू के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बात चल रही है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। इनका ये मानना नहीं था कि हमें देश में से ही अंग्रेजों को हटाना है। समझ में आ रहा है? इनको अपनी पर्सनल पीड़ा है और इस पर्सनल पीड़ा को वो अपने से हटाना चाहते हैं। बाकी भारत के हिस्से में अंग्रेज रहे या ना रहे उन्हें कोई परवाह नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में बच्चे? आपको समझ में आ रहा है? पहला ये पॉइंट्स 1857 की क्रांति में एक ये पॉइंट था कि क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे। एक आता है बिल। क्या नाम आता है? बिल आता है, उसका नाम आता है इल्बर्ट बिल। लिख लेना, इल्बर्ट बिल। इंग्लिश में? अरे भाई मर्जी, लिखने को बोल रहा हूँ मैं। इल्बर्ट नहीं लिख पा रहा। इल्बर्ट बिल, ठीक है। अब ये क्या होता है सुन लो, पहले लिख लिया आपने? ये आपकी किताब में नहीं दिया गया, बट आपको एक थॉट प्रोसेस के लिए कि आखिर कांग्रेस कहाँ से उठी है, उसका उद्देश्य क्या, उसका एजेंडा क्या है, वो क्यों आखिर उठकर आई है। इल्बर्ट बिल आता है, और इल्बर्ट बिल पहले पता है इल्बर्ट बिल से पहले क्या व्यवस्था थी? ये न्यायपालिका से जुड़ा एक मुद्दा है। न्यायपालिका से जुड़ा एक मुद्दा है, और इस मुद्दे में ये बताया जाता था कि जो जज होंगे वो श्वेत नस्ल के होंगे।
कैसे होंगे? गोरे लोग होंगे, अंग्रेज लोग होंगे। अंग्रेज लोग ही भारतीय मूल के लोगों पर फैसला सुनाएंगे। अंग्रेज मूल के लोगों पर फैसला सुनाएंगे। यानी एक अंग्रेज जो है, जो कि अंग्रेज ही होगा, ठीक है, वो फैसला दोनों क्या कहते हैं रंग के लोगों पर फैसला सुना सकता है। इल्बर्ट बिल में क्या होता है कि इस बिल में ये बात आती है कि जो अश्वेत जज है ना, जज तो पहले भी अश्वेत होते थे, परंतु अब पावर बढ़ा दी गई है किसको? अश्वेत यानी भारतीय मूल के लोगों को। इस बिल के द्वारा ये पावर दे दी जाती है कि भारतीय मूल का जो जज है ना, वो अंग्रेजों पर भी, जो अंग्रेज जो गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल टाइप के होते हैं ना, उन पर भी क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं, उन पे फैसला सुना सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर बेटा ब्रिटेन की संसद में हाहाकार मच गया, पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मच गया और ब्रिटेन जो है एकजुट हो गई इस बिल के खिलाफ। किस बिल के खिलाफ? इल्बर्ट बिल के खिलाफ। अच्छा, कि भारतीय मूल का व्यक्ति गोरी नस्ल के व्यक्ति पर क्या चलाएगा? फैसला लेगा, जबकि ये उनके सिद्धांतों से परे है, खिलाफ है। तो ये चीज क्या हुआ कि एक मुद्दे ने सबको इकट्ठा कर दिया। अच्छा, ये चीज ना एक व्यक्ति भारत के अंदर बड़े गौर से देख रहे थे, जिनका नाम आता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस चीज को बड़ी नोटिस करते हैं कि एक छोटे से छोटे मुद्दे को, जो छोटा सा मुद्दा है, उसे वो राष्ट्रीय स्तर पे उठाते ताकि सरकार पे दबाव बना सके। नहीं आ रही बात समझ में आपको? अच्छा, इससे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? 1857 की क्रांति क्यों फेल हो जाती है बच्चे? क्योंकि वहाँ पे सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, एकजुटता नहीं दिखती है। परंतु यहाँ पे अंग्रेज एक छोटी सी चीज पर भी एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं ना, एकता में ही बल है। और ये इस बिल के विरोध में देखा गया कि अंग्रेज जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये समझ रहे हैं। ये 1880 की बात चल रही है, 83 की बात चल रही है। और जब आप देखोगे 1882-83 के अंदर ये सारी घटनाएं होती हैं, तो भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पार्टी बनाने की कोशिश शुरू होती है, जो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे को कहाँ उठाकर ले जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पे। यानी कोई मान के चलो गुजरात का मसला है भाई, गुजरात में आपने देखा होगा कि नमक बनाने की वो नहीं था, अधिकार नहीं था। आपने पढ़ा है ना वो वाला नमक मुद्दा वाला, साबरमती दांडी मार्च वाला, कि भाई वहां पर नमक बनाने की व्यवस्था को मना कर रखा था कि नमक नहीं बना सकते आप, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब गांधी जी ने क्या काम करा? उस छोटे से मुद्दे को पूरे देश में उठाया, परंतु इस गांधी जी जो कांग्रेस में जुड़े थे, इससे पहले कांग्रेस को देखने वाले जो लोग थे, खासतौर पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उन्होंने इस चीज को पहले ही देख लिया था कि हमें एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना है जो देश में क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो आप देखोगे 1880-82 की बीच में ये इल्बर्ट बिल आता है और फिर 1885 के अंदर भारत के अंदर क्या बन जाती है? एक पार्टी बन जाती है, जो कांग्रेस पार्टी बनती है, 1885 के अंदर बनती है, जो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों को कहाँ पे उठाती है? राष्ट्रीय स्तर पे उठाती है। ये समझ में आ रहा है क्षेत्रीय का राष्ट्रीय स्तर में क्या मतलब है ना? कोई भी छोटा मुद्दा होगा, वो छोटा मुद्दा नहीं है बेटा, उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा ताकि एक साथ जो पड़ेगा दबाव किस पर? प्रशासन पर, अंग्रेजों पर, इससे वो दबाव में आके अपने फैसलों को बदल सकेंगे और हो सकता है एक टाइम बाद वो निकल भी जाएंगे इस देश से। तो ये कांग्रेस पार्टी बनने के पीछे का एक एजेंट था। नहीं आ रही बात समझ में आपको? कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इल्बर्ट बिल क्या है, 1857 की क्रांति से क्या सीखा भारत के लोगों ने, ये सारी चीजें मिलके, है ना, एक कांग्रेस पार्टी को बनाया जा रहा है। रोज राष्ट्रीय पार्टी बनती है। कौन सी पार्टी बनती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। समझ में आ रहा है आपको? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, नहीं बन सकते थे, परंतु बने क्यों नहीं? क्योंकि पूना के अंदर थे, तो पूना में हो गया था हैजा, और हैजा की वजह से तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बाहर नहीं जा सके। आ रही बात समझ में आपको? तो याद नहीं आ रहा कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तो उस जगह पे हैजा नहीं था, तो वहाँ पे A.O. ह्यूम अच्छे नेता थे, अंग्रेज थे, परंतु वो भारतीय हितों के लिए बात करते थे। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे आपको एनी बेसेंट के नाम सुनाई देगा, A.O. ह्यूम तो आप पढ़ ही रहे हो, सुन ही रहे हो, है ना। ऐसे अंग्रेज लोग जो थे भारतीयों के साथ भी खड़े थे, ऐसी बात नहीं है। तो A.O. ह्यूम जो है एक संस्थापक के तौर पे भारत के अंदर आपको दिखेगा। नहीं आ रही बात समझ में? पढ़े अब आपको कांग्रेस सिस्टम 1885, और अब आप देखोगे ये इसमें क्या चल रहा है। अब इसमें अधिकतर चीजें जो 1960 के दशक की है ना, वो लेकर चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको?
राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। भाई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसके पास जाएगी? क्योंकि 1964 में किसकी मृत्यु हो जाती है? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। अब देश में गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी का मतलब सत्ता में कौन जाएगा? कांग्रेस की कमान किसके हाथों में आएगी? नेहरू जी एक करिश्माई नेता कहलाए जाते थे, करिश्माई। जनता के बीच में उनकी एक अलग ही पॉपुलैरिटी थी, एक बच्चा जानता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का नाम बच्चों के मतलब भारत के अंदर कितना पॉपुलर होगा, और नेहरू जी का नाम और भी पॉपुलर। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद देश की कमान किसके हाथ में रहेगी, कौन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि ऐसा नेता मर जाना जो भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने वाला था, वो मर गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, यही सोचना है यहाँ पे। 1964 के मई महीने में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से बीमार चल रहे थे। एक वर्ष समझ में आ रहा है ना? 1962 में युद्ध होता है चीन और भारत का। 1963 में वो डिप्रेशन में जाते हैं, 1964 में तो वो खुद ही चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इससे नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर, उत्तराधिकारी समझ में आता है भाई? देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस में से अब कौन बनेगा? नेहरू को एक अच्छा विकल्प दिख रहा था देश की आजादी के बाद। अब नेहरू जी के बाद कौन, सवाल ये खड़ा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े अंदाजे लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद कौन, परंतु भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस परिस्थिति में एक और गंभीर प्रश्न सामने था, नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या? क्योंकि नेहरू से तो हम सोच रहे थे कि देश चलेगा, आगे बढ़ेगा, है ना? अब नेहरू जी खत्म हो गए हैं। नेहरू जी के बारे में इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है बेटा, ये वो व्यक्ति हैं, ऐसे तो और भी थे, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी। लोगों के बीच में इनकी ख्याति यानी पॉपुलैरिटी एक अलग ही लेवल पे थी, नेक्स्ट लेवल पर थी। तो जनता इनके अलावा कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही थी या ना देख पा रही थी। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि देश की भागदौड़ आखिर किसको संभाली जाए, किसको दी जाए। ठीक है, भारत से बाहर के अनेक लोगों ने शंका जताई। अब जो विदेश में जो बैठे लोग हैं, अब वो कह रहे थे अब तो लोकतंत्र गया भारत का, अब नहीं लोकतंत्र बचेगा भारत में, अब यहाँ पे तानाशाही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। ये कौन बोल रहे हैं? विदेशी लोग, यानी ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं। ठीक है, जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं। एक और बात आपने पहले लेसन में क्या समझी थी? लोकतंत्र को लेकर क्या एक तरह से गलतफहमी फैली होती है बेटा? लोकतंत्र क्या गरीबों के लिए है या अमीरों देशों के लिए है? ये आपने पढ़ा था ना, पहले लेसन में साफ बताया गया था कि भाई लोकतंत्र जो है अमीर देशों के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे नेहरू जी मरते हैं तो देश में जो एक कहते हैं ना कि लीडर मर गया है, तो अब इसे कौन कंट्रोल करेगा? तो अब यूरोप के देश कह रहे हैं कि अब तो यहाँ से गेम खत्म हो रहा है भारत का, अब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये अब बहुत ही निचली अवस्था में पहुंच जाएगा देश। तो एक तरह से आलोचना कर रहे हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं भारत को। दूसरा प्रश्न इसी संदेह के दायरे में उठा था कि आशंका था कि अन्य बहुत से नव स्वतंत्र देश, अच्छा ये बता दीजिए 1945 के बाद जो देश आजाद हुए थे उन्हें क्या बोला जाता है वंश? तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश। और बेटा तीसरी दुनिया के देश और भी क्या कहा जाता है इन्हें? विकासशील देश नहीं कहते? ठीक है, विकासशील भी देश भी कहा जाता है। और कौन कौन से देश है बेटा आशीष? सर भारत और चीन। महाद्वीप है कौन कौन से? हाँ बताइए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यानी तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो 1945 के बाद से आजाद होना धीरे धीरे शुरू हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? और वो देशों में महाद्वीपीय देश आजाद हुए हैं। तो जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। 1945 में हुआ क्या ऐसा? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से आजादी या तीसरी दुनिया के देशों से क्या मतलब है? सभी लोग धीरे धीरे आजाद हुए थे। क्यों आजाद हो गए थे? इसके पीछे कोई रीजन मैंने समझाया? अच्छा कोल्ड वॉर। अच्छा पूंजीवाद का प्रसार हो गया था। अच्छा, पूंजीवाद का प्रसार शीत युद्ध के दौरान 1945 के बाद प्रसार हो रहा था। मतलब
बस। हाँ जी बच्चे, आपने कुछ समझाया था अभी? क्या समझाया था? ये नहीं समझाया था। ब्रिटेन वो देश है जो पहला विश्व युद्ध लड़ा। ब्रिटेन वो देश है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। और ब्रिटेन ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया पे अधिकतर कह सकते हैं कंट्रोल था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। जब वो 2 विश्व युद्ध लड़ चुका है तो क्या उसकी कसर बाकी रह जाती है कि जो तीसरी दुनिया के देश है उन पे कंट्रोल बनाए रख सकता है? अरे उसकी खुद की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, संसाधन खत्म हो चुके हैं, तो क्या वो तीसरी दुनिया के देशों को कंट्रोल कर सकता है क्या? उसकी शक्ति कमजोर हो गई तो मतलब जो देश गुलाम थे वो धीरे धीरे आजाद होना शुरू हो गए। तो इसके पीछे का कारण बेटा ये है। नहीं यारी बात समझ में आपको? हर चीज के पीछे एक कारण है बेटा, इसलिए मैं आपकी डिटेल में जा रहा हूँ। तो नव स्वतंत्र देश कौन से हैं वंश? चलो महाद्वीपीय देश कौन से महाद्वीप है वो? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ठीक है। भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। यानी यूरोप के देश कह रहे हैं कि अब यूरोप के देश पता है क्या कह रहे हैं भारत को लेकर? अब नेहरू जी के बाद कोई देश को नहीं संभाल पाएगा। किन के देश को नहीं संभाल पाएगा? भारत को। अब लोकतंत्र खत्म, अब भारत की जो उम्मीदें थी वो खत्म, ऐसा यूरोपीय देश कहने लगे। असफल रहने की स्थिति में भय था, डर था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी। यानी यूरोप के देश क्या कह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में कंट्रोल है ना सेना का, अब वैसे ही भारत में भी कंट्रोल हो जाएगा बच्चे किसका? सेना का। तो यूरोप की मीडिया में क्या चल रहा है कि नेहरू जी मरे ही नहीं है, वहां का लोकतंत्र भी खत्म हो गया, लोकतंत्र भी मर गया भारत का। ठीक है, अब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहेगा, सेना शासन आ जाएगा। कौन सा शासन आ जाएगा? सैनिक शासन आ जाएगा। ये यूरोप के देशों की मीडिया में चल रहा है नेहरू जी की मृत्यु के बाद। नहीं यारी बात समझ में आपको? ठीक है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी शंका यानी शक जताया जा रहा है कि देश के सामने बहुविध मतलब बहुत सारी कठिनाइयां आन खड़ी हुई हैं। नया नेतृत्व उनका समाधान किस प्रकार खोज पाएगा? नेतृत्व यानी अब कौन सा दूसरा नेता आएगा, कैसे खोजोगे, ये सवाल है। 1960 के दशक को क्या बोला जाता है बेटा? ये पिछले लेसन में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? देखो चीजें रिपीट हो रही है नहीं हो रही है, बहुत ही आसान है। खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी समझ में आता है? जाति के आधार पे भेदभाव, जो अमीर गरीब के बीच में भेदभाव, धर्म के आधार पे भी भेदभाव। ठीक है, ये सब तनाव बना हुआ है भारत के अंदर, यानी गैर बराबरी काफी ज्यादा थी। सांप्रदायिक शब्द का मतलब क्या होता है? धर्म के नाम। बिल्कुल, सांप्रदायिक एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये एक तरह से धार्मिक विचारधारा नहीं है, राजनीतिक विचारधारा है जिसमें धर्म के आधार पर चीजों को जोड़कर देखा जाता है। सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन, यानी सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन अभी तो पाकिस्तान निकला है नेहरू जी की मृत्यु के बाद। अब ऐसा ना हो कि देश में से ऐसे इलाके जहाँ पे एक धर्म के लोग रह रहे हैं वो अलग ना होना शुरू हो जाए, ये समस्याएं दिख रही हैं। ठीक है बेटा। आदि का प्रश्न हल भी खोजना था, संभव था। इन सभी कठिनाइयों की वजह से देश में लोकतंत्र की परियोजना का मतलब क्या होता है? जो डेमोक्रेटिक का जो प्रोजेक्ट होता है ना, जो डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट क्या क्या थे बेटा? एकता के सूत्र में बांधना और को बहाली बनाए रखना, और तीसरा धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर जोड़ना होगा। एकता के सूत्र में आ गया वो। हाँ बेटा, समान प्रतिनिधित्व की बताया गया था, लोकतंत्र को बनाए रखना, प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। तो लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही टूट जाता। नेहरू के बाद कौन आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? और जय विज्ञान किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या मिस्त्री है क्या? अरे कहीं भी तुम उठा लोगे ना अपना, मैं उठा लूंगा तेरा पेन। कहते ना मेरा पेन है तभी तो मेरे ही पेन रखता है तो। मेरा है, क्लास से लिया था मैंने। नेहरू के उत्तराधिकारी का प्रश्न इतनी सरलता पूर्वक हल कर लिया गया कि आलोचक भी भौचक्के रह गए।
यानी जितना यूरोप की देशों में, यूरोप की मीडिया में ये जो बातें चल रही थी ना कि भाई नेहरू के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, कैसे देश को लोकतंत्र में बनाए रखोगे, ये सब सवाल उठ रहे थे, उतनी ही आसानी से भारत ने इसका सवाल का, इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया। किसके रूप में? लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। ठीक है, एक सरल स्वभाव, खैनी चबाते हुए स्कूल में गए, लेट हो गए बिल्कुल 20 मिनट, आधा घंटा लेट, खैनी मुंह में थी, अंग्रेजों का दौर चल रहा था, ठीक है, और अंग्रेजी का पेपर था, राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मेरे को लाल बहादुर शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद एक ही पृष्ठभूमि से दिखते हैं ना। हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मुझे उनकी एक किस्सा याद आता है कि वो 30 मिनट लेट आते हैं अपने स्कूल के अंदर, पेपर का समय था, इंग्लिश वाला पेपर था, ठीक है, और टीचर जो इन्वेटर होता है ना, जो चेक करता है, जो पेपर बांटता है ना, वो पेपर देने वाला अंग्रेज था, इंग्लिश का पेपर था, खैनी मुंह में थी, राजेंद्र प्रसाद के मुंह में, वो कहता तुम कर लोगे, बोले मैं कर लूंगा, मुंह से ही, ठीक है, इशारों से बता देता है। लेट आते, सबसे पहले पेपर करके जाते हैं, उनकी ब्रिटेन में कॉपी चेक होने जाती है, दिखाने के लिए कि देखो इस बच्चे ने इतनी लेट में आने के बाद इतनी जल्दी पेपर भी दे दिया, और बिना मिस्टेक के 100 में से 100 नंबर आ रहे थे। पेपर गया ब्रिटेन में, वहाँ के जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, जो चेकर होते हैं, उन्होंने एक कमी निकाली कि आई के ऊपर बिंदी नहीं थी, तो वहाँ पे 1 नंबर कटता है। क्यों का मतलब मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो मतलब उनका आईक्यू लेवल चाहे खैनी चाहे जितनी भी हो भाई, ठीक है, कितनी कहती थी? आलोचक भी भौचक्के रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, इसे लिख लेना, के कामराज। अब बड़े इंपॉर्टेंट रोल आने वाले हैं, इनका नाम भूलना मत, 8वें 7वें लास्ट तक आपको ये मिलने वाले हैं। कौन थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष? ब्रैकेट में डाल देना। दिखाना भाई, कॉपी कैसे कर रहे हो तुम? हाँ सर, आप कैसे कर रहे हो? अरे सर क्या करोगे? ठीक है, पहले से तो बहुत सुधार हो रहा है, मगर लिख जल्दी से लिख दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। सिंडिकेट सुना है आपने पुष्पा मूवी में? सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? तो ये थी ना पार्टी में जो ताकतवर वो होते हैं, नेता होते हैं, जैसे आप एक शब्द में बोलोगे मास्टरमाइंड, ताकतवर नेता जो होते है ना, सिंडिकेट मास्टरमाइंड, जो पूरे ग्रुप को चला रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अब ये ताकतवर के नेता कामराज उसी में से हैं जो तैयार करेंगे किसको? इंदिरा गांधी को, एक कठपुतली के तौर पर। अभी देखते हैं कि जब जैसे शास्त्री जी मृत्यु होती है तो उन्हें लगता है कि हम मृत्यु बना रहे हैं इंदिरा गांधी को, हमारे हिसाब से चलेगी, फिर वो एक अलग ही सीन होगा, ठीक है। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से विचार विमर्श किया और उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं और शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुने गए। इसे और लिख लो कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ऐसे प्रधानमंत्री बने जो निर्विरोधी हैं। निर्विरोधी का मतलब इसका कोई विरोध नहीं किया गया, सभी ने सहमति दे दी कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, परंतु इंदिरा गांधी के मसले में नहीं होगा। ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि कंपेरेटिव स्टडी हो सके आपकी। कहते हैं कि इनको मारा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। किनको? शास्त्री जी को।
बहुत सारी स्ट्रेटेजी है यार, ये पोस्टमार्टम भी तो नहीं हुआ। कहते इंदिरा गांधी ने इन्हें करवाया था। जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो नहीं बैठी, तो सारी चीजें मिस्ट्री बन गई हैं अब तो। निर्विरोधी की नील विरोधी। निर्विरोधी का मतलब कि कोई विरोध नहीं हुआ इनके प्रधानमंत्री, यानी मैंने बोल दिया कि भाई कि अंश बनेगा मॉनिटर, और सभी इस चीज पे क्या हो गए, सहमत हो गए। तो किसी ने विरोध जताया, सब तैयार है इसके नाम से। और मैंने बता दिया रिंकू को मॉनिटर, ये कहेंगे ये खुद तो आता नहीं, मॉनिटर क्या बनेगा। ठीक है, सर कौन मॉनिटर बना दो, कल चाहूँगा। इससे पूछो मॉनिटर का मतलब क्या होता है। क्लास का होता है उसको। मॉनिटर की स्पेलिंग अब ज्यादा हो गया। आती होगी बोले। वो ये अंग्रेजी नहीं पूछने का है, अंग्रेजी पे नहीं जाने का है, आगे मत जाओ इस पे, अंग्रेजी पे नहीं जाने का। अंग्रेजी चले गए, हिंदी में बात कर। अंग्रेजी छोड़ गए। क्लास का अध्यक्ष टिंकू जहरीला वो वीडियो देखी, वो देख लो लेना, टिंकू जहरीला। देखी है आपने कहा था है ना, वो वीडियो भी देख लेना, वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है। भेज दे रहा था। हैं? भेज दे रहा कॉन्फिडेंस में है, ग्रुप में है, पूरे कॉन्फिडेंस से। अब देखिए वो वीडियो, सुना है। कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुने गए हैं और इस प्रकार वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे, कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश। लिख लो, ये लिख दो, शास्त्री के ब्रैकेट में डाल देना यूपी। यूपी में कहाँ गए थे? हाँ जी सर, यूपी में कहाँ गए थे? अभी सर्च करेंगे बेटा। कानपुर पता नहीं क्या मिलता है। कानपुर से हमारे एक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, कानपुर से थे वो। सर रानी लक्ष्मीबाई। पंडित राम तो बेटा कौन से घर में पढ़ाई कर रहा है तू? झांसी आइस पाइस मतलब क्या कर रहा है? अभी ये द्रौपदी मुर्मू थी, हैं अभी राष्ट्रपति। हाँ, सर। इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कहाँ से थे? कानपुर से। कानपुर याद करिए। अच्छा, आपको लगता नहीं यूपी से क्यों आते हैं? सर पढ़े लिखे नहीं होते हैं नहीं ना। नहीं आपने कहा था नहीं कोई फीमेल है? जिले ज्यादा है। हैं? आपने कहा था कोई फीमेल है? अभी है वो तो नहीं मांगी। पहले बेटा सीटें बहुत ज्यादा है यहाँ की। जिले ज्यादा है। हम्म? जिले ज्यादा है। अच्छा, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ की भारत में? यूपी की। अब सीटें सबसे ज्यादा, आप देखो, मैं बाद में पढ़ाऊंगा से, ठीक है। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई वर्षों तक मंत्री रहे। ये मंत्रिमंडल में थे, यानी उनकी मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे। कौन? शास्त्री जी, ठीक है। और उनको लेकर कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं उठाता, बड़े सीधे साधे थे। अपने आखिरी वर्षों में नेहरू उन पर अधिक से अधिक क्या कर रहे थे? निर्भर हो रहे थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए व्याख्यात थे। बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके प्रिंसिपल थे लाइफ में, उन्हें कैसे जीना है भाई। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान को हराना। 1962 का युद्ध हम अभी हारे ही थे, फिर 1965 में देश में इतनी ताकत आ जाना, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दिखता सरल है परंतु उसकी नीतियां बड़ी कठोर है। तो ये उसके स्वभाव को, उसके करेक्टर को, उसकी जो सीट है, पोस्ट है, उस पोस्ट को जस्टिफाइड करता है कि ऐसे नेता थे हमारे देश के अंदर। और देश के अंदर एक क्रांति आती है, कौन सी? हरित क्रांति, है ना बेटा? बोल्शेविक क्रांति। हरित क्रांति। सही मॉनिटर बना रहे थे को। गलत तो नहीं पढ़ा लिखा बोलते। एक मर्तबा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। यहाँ पे तो भाई पूरी प्लेट क्या कहते हैं, हर साल 2-3 क्या कहते हैं ट्रेन पलटती है, कोई इस्तीफा देता है? कौन सी? सब किसके बोलते हैं? किसकी गलती है? प्रशासन की गलती। शासन की कोई गलती होती है वो मानते ही नहीं है। कोई ऐसा नैतिक जिम्मेदार नेता है आज के टाइम में जो इस तरह से काम कर रहा हो कि हाँ भाई ये मेरी कमी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ इस पद से, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सारी मैं ले रहा हूँ। ऐसे बड़े काम हैं। और भारत के अंदर ये जो क्या कहते हैं, इनकी जो नियति थी
जो इनकी नैतिकता थी और जो इनके सिद्धांत थे। दूसरा दावेदार जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए यही तय हो रहे थे। तो इसलिए बिना विवाद के